हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएफपी सेकेंडरी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो प्रीवियस क्लास में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखा था। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। मीन्स ऐसे केमिकल इक्वेशंस जो बैलेंस्ड हों या फिर उन्हें बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को हम इस पार्ट में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. ओके, तो याद करिए जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9th में पढ़ा था, वो क्या था? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये हमने क्लास 9th में स्टडी कर चुका है, ठीक है। दैट इज़ द total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। कहने का क्या मतलब है कि हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा है कि मास जो होता है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो क्या होता है कि उसको ना ही हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं, हमने जो पढ़ा है उसको लेते हुए Mg+O2 ये बनाता है हमारा MgO। ओके, यहाँ 2 रहता है। ये केमिकल बैलेंस करेंगे तो समझ में आएगा 2 कैसे आया। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो आगे जाके प्रोडक्ट क्या बनाया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें जो मास होगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, यहाँ जो इसका जो मास होगा वो इस प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि जो नंबर ऑफ आइटम्स है, आइटम्स के जो नंबर है, ठीक है, वो सेम होंगे बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन के पहले, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। हेंस वी नीड अ बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और इसीलिए हमें जो है वो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो वो क्लास 9th में एक लॉ पढ़ चुके हैं। वो लॉ क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मास को हम ना ही बना सकते और ना ही ख़त्म कर सकते। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उनके आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? ऑलवेज सेम होना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए हमें जो है वो स्केलेटल को बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है। इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? अब ये केमिकल इक्वेशन 1.22 जो है वो क्या हमारा बैलेंस है? ये हमारा केमिकल इक्वेशन 1.2, देखिए इसे ध्यान से, ये क्या बैलेंस है? तो ये क्या है? Mg+O2, इधर है MgO, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ बैलेंस है, आपको देखना है बैलेंस कैसे पता करेंगे। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स देखेंगे, तो मैग्नीशियम का यहाँ एक आइटम है, ठीक है, और इधर जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ मैग्नीशियम का भी एक आइटम है। क्लियर है? चलो ठीक है, यहाँ तक तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 आइटम्स हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 आइटम्स होने चाहिए, बट यहाँ नहीं है। तो क्या करेंगे? हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को। बट यहाँ मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन इधर है, मतलब रिएक्टेंट के साइड 2 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट के साइड में भी 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन के आइटम्स चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 यहाँ सामने में 2 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया, जैसे कि देखिए यहाँ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बना MgO,
O। क्लियर। तो 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। बट यहाँ आप देखिए आपके मैग्नीशियम 1 है और यहाँ मैग्नीशियम कितना हो गया 2, तो क्या करेंगे हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा जो इक्वेशन है वो फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब ये बैलेंस्ड हमने कैसे किया, ये जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी में पढ़ना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल बस ये पूछा जा रहा था कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है तो नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ बैलेंस कर दिया, बट आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसे बैलेंस करते हैं, बहुत ईजी है। ओके, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, इसको जो वो जानेंगे। पहले देख लेते हैं क्या, द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 मे बी रिप्रेजेंटेड एज। हमने जो एक्टिविटी 1.3 पढ़ा था क्या था कि जिंक ग्रैनुअल्स में एक सल्फ्यूरिक एसिड कुछ डालना था, ठीक है। तो क्या बन रहा था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो एवव इक्वेशन है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग इस फॉर्म में, जिंक का Zn हो गया सिंबलिक फॉर्म, ठीक है, केमिकल फार्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये प्रोडक्ट क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2, ठीक है। अब देखिए तो ये जो इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन वो क्या बैलेंस है। देखिए जिंक का नंबर ऑफ आइटम्स 1 है, तो प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ आइटम्स 1 है, क्लियर। हाइड्रोजन देखिए नंबर ऑफ आइटम्स कितना है रिएक्टेंट में 2, यहाँ भी क्या है प्रोडक्ट में 2, क्लियर। सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर यहाँ भी 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, क्लियर है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ 4 आइटम्स है रिएक्टेंट्स में, तो प्रोडक्ट्स में भी कितने 4 आइटम्स, मीन्स ये जो रिएक्शन है वो फुल्ली बैलेंस्ड रिएक्शन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। इसी के बारे में जो हमने यहाँ अभी क्लियर किया उसी के बारे में है ये। तो जिंक के 1 आइटम्स है रिएक्टेंट्स में, 1 प्रोडक्ट में भी है, हाइड्रोजन के 2 हैं रिएक्टेंट्स में, 2 प्रोडक्ट्स में भी है, सल्फर के 1 है रिएक्टेंट में, 1 प्रोडक्ट में भी है, ऑक्सीजन का 4, क्लियर। नाउ as the number of items of each element is the same on both sides of the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation। बस ध्यान देना है कि अगर पूछा जाए कि आप बता सकते हो कि क्या ये इक्वेशन है, फिर कोई भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, बस आप नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे, अगर नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो इक्वल है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो इक्वेशन वो क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्लियर है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग ट्राई करते हैं इस केमिकल इक्वेशन जो कि गिवन है हमारा उसको बैलेंस करने में, ठीक है। तो हमारा केमिकल इक्वेशन है Fe प्लस H2O, ये बना है हमारा प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो इसको हम लोग आज जो है वो बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टेप वाइज देखते हैं कि कैसे बैलेंस हो रहा है ये। फर्स्ट स्टेप क्या है, to balance a chemical equation first draw boxes around each formula, do not change anything inside the boxes while balancing the equation। क्या करना है पहले आपको एक ये स्टेप वाइज जो है वो बैलेंस करने के लिए एनसीईआरटी बुक में बताया गया। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट जो है वो आराम से जब आप सीख जाएंगे तो आप एक बार में इसे बैलेंस कर सकते हैं, बट ये स्टेप वाइज बताइए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ओके। तो क्या किया पहले, तो क्या किया गया, तो पहले जो है वो हर एक जो फॉर्मूला है जैसे Fe है H2O है सबको एक बॉक्स के अंदर घेर दिया गया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, लिस्ट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये जो हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट्स में LHS या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है दैट मीन्स RHS में कितने कितने प्रेजेंट हैं उसको जो है वो क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। तो देखिए कितने हैं, तो क्लियर यहाँ दिख रहा है कि जो Fe है हमारा, ठीक है, उसमें रिएक्टेंट्स में कितने हैं 1, तो हमने LHS में 1 लिखा। प्रोडक्ट की बात करें तो कितने हैं 3 है, Fe3 तो 3 है, यहाँ हमने 3, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, अब देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में सेम है। ऑक्सीजन के यहाँ कितने 1 है और यहाँ कितने 4, तो हमने जो है वो सॉरी रिएक्टेंट्स में कितना ऑक्सीजन 1 है और RHS में कितने 4 है, क्लियर। स्टेप 3 क्या है,
It is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of items. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा होगा हम लोगों को जब हम किसको लेकर चलेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स हों. तो यहाँ देखिए ये जो हमने बॉक्स बनाया है, ठीक है, कॉलम की तरह बनाया है, वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स किसके पास है, तो वो है ऑक्सीजन के पास. ठीक है. इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट. ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो हो सकते हैं किसमें, या फिर आपके रिएक्टेंट्स में या फिर प्रोडक्ट्स में. इट डजेंट मैटर कि किसमें, बस आपको ध्यान देना है कि ये जो क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स है वो किसमें. तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्सीजन में, जिसकी 4 है. यूजिंग दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए वी सेलेक्ट Fe3O4 जो हमारा है, ठीक है, Fe3O4 जो हमारा है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स जो ऑक्सीजन में सबसे अधिक है, तो हम इस पर ध्यान देंगे पहले. ठीक है. नाउ एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, जो कि ऑक्सीजन किसमें है, Fe3O4 में है. देयर आर 4 ऑक्सीजन आइटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS. क्या है कि 4 जो ऑक्सीजन आइटम है वो RHS में है और सिर्फ एक जो है वो किसमें है, आपका LHS में. तो पहले इसको इक्वल करेंगे हम लोग. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. टू बैलेंस द ऑक्सीजन आइटम, अब ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करने क्या, इधर आपका LHS में 4 है, LHS में 1 है, तो क्या करेंगे, LHS वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 1, दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन. तो वही यहाँ किया गया है क्या कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल में क्या था, 1 किसमें, H2O में. ठीक है. और 4 किसमें है, Fe3O4 में. ठीक है. बैलेंस जब करेंगे हम, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, ठीक है, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि यहाँ पहले से ही 4 है. ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं. टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ आइटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैनॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. ठीक है. क्या बोला गया है कि जब भी हम इक्वलाइज करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स को जब भी हम जो है वो बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो हम कभी भी इसके फॉर्मूले पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे. जो ये फॉर्मूला ऐसे है H2O है, तो इस पर हम किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे. ठीक है. बस हम कोएफिशिएंट जो है वो अलग से बैठाएंगे उसको इक्वल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, to balance oxygen items, we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4 like this. ठीक है. क्या बोला गया है कि जब भी हम बैलेंस करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो जो हमारा एटम को हम जब इक्वल करेंगे, ठीक है, तो हम किसी भी तरह का छेड़छाड़ उस फॉर्मूले के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हाँ, हम उसके आगे जो वो कोएफिशिएंट को बैठाएंगे. क्लियर है. नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब जो आधा अधूरा जो बैलेंस इक्वेशन बना है वो इस तरीके से है. ठीक है. Fe तो वही है, हम अभी सिर्फ ऑक्सीजन को ही बैलेंस किए हैं. ठीक है. तो यहाँ क्या हो गया, Fe3O4, यहाँ 4 ऑक्सीजन था. ठीक है. तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4H2O मीन्स ऑक्सीजन तो 4 हो गया. क्लियर है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. अब आगे देखते हैं. स्टेप 4 क्या है हमारा, Fe एंड H आइटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया है, आयरन और हाइड्रोजन हमारा अभी तक बैलेंस नहीं है. पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर. अब फिर से Fe या हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक को उठाते हैं और फिर से वही प्रोसेस जिस तरह से हमने बैलेंस किया ऑक्सीजन को, उसी तरीके से इन दोनों को भी बैलेंस करते हैं. लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन आइटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन. चलिए अब हम लोग हाइड्रोजन को उठाते हैं. To equalize the number of hydrogen items, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS. ठीक है. अब हाइड्रोजन आइटम्स के मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं. इनिशियल में क्या था, ठीक है, 4H2O हमने यहाँ बैलेंस किया, तो वो हाइड्रोजन के साथ भी एप्लीकेबल होगा जो हमने 4 मल्टीप्लाई किया. ठीक है. तो 4 हाइड्रोजन के 2 आइटम्स, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 8 इनिशियल में रिएक्टेंट्स में. ठीक है. और प्रोडक्ट में कितने हैं, ठीक है, 2H प्रोडक्ट में सॉरी और हमारा जो प्रोडक्ट उसमें कितने हैं, 2 है. ठीक है. और इधर हमारा 8 है. ठीक है, रिएक्टेंट्स में.
और प्रोडक्ट्स में हमारा कितना है 2 है, तो क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 8 आराम से हो जाएगा। तो जो इक्वेशन हमारा बनेगा क्या, Fe+4H2O या Fe3O4 + 4H2। अभी तक हमने सिर्फ ऑक्सीजन को, ठीक है, और हाइड्रोजन को बैलेंस किया है, Fe अभी भी बाकी है, ठीक है। तो चलिए उसको बैलेंस करते हैं। स्टेप 5 हमारा क्या है, स्टेप 5 है हमारा एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। अब हम जो है वो थर्ड एलिमेंट को उठाएंगे जो कि हमारा Fe है, जो कि बैलेंस नहीं है। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन Fe। तो फिर देखते हैं कि इनिशियल में आयरन कितना था, तो 1 था, ठीक है, प्रोडक्ट में 3 है, तो क्या करेंगे हम इनिशियल में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। टू इक्वलाइज Fe वी टेक 3 आइटम्स ऑफ Fe ऑन द LHS। तो हमारा इस तरह से बना। अब स्टेप 6 क्या है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट आइटम्स ऑफ इच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। फाइनली जो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है, अब इसको हम चेक करने के लिए कि सही में बैलेंस है कि नहीं, क्या करेंगे हम आइटम्स जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो काउंट करेंगे कि सब में इक्वल है कि नहीं। तो देखो यहाँ आयरन जो है वो कितना है, 3 आइटम्स हैं, यहाँ भी आयरन कितना है Fe3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 4 2 ज़ा 8, यहाँ भी 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट्स में, 4, यहाँ भी कितने के 4। दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन है वो फुल्ली क्या है, बैलेंस्ड हो चुका है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो देखा अभी हम लोगों ने कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस जो है वो हमने कर चुका, ये हम लोगों ने किया अभी, देखा भी। द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1.9, ये जो है हमारा आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, ये जो है क्या है, बैलेंस्ड हो चुका है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो बैलेंस करने का जो तरीका है इसको क्या बोला गया, हीट एंड ट्रायल method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल कहने का मतलब है कि इसमें हम जो है वो ट्राई करके देखते हैं कि और ट्राई करने के बाद कि कितने नंबर रिएक्टेंट्स में हैं, कितने प्रोडक्ट्स में घट रहे हैं, तो उससे हम उससे जितने घट रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए ट्राई कर करके बनाया जाता है, इसलिए इसे कौन सा मेथड कहते हैं, तो हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि हमारा स्टेप 7 है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो उसको देखकर जो है वो उसको हम फिजिकल स्टेट को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो उस केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है, उसमें हम उसके फिजिकल स्टेट को भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में है, पढ़ते हैं पहले से पूरा। केयरफुली एग्जामिन द एबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9, ठीक है, जो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 है ये, ठीक है, इसको अच्छे से अगर देखा जाए, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या जो है वो ये जो रिएक्शन है वो इसका फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ भी आपको आइडिया दे रहा है, ठीक है। No information has been given in the equation about their physical states। किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रहा है कि इससे इसके मतलब इसका जो फिजिकल स्टेट जो हमारा आयरन है, सपोज दैट आयरन है, वो इसका फिजिकल स्टेट क्या है इस रिएक्शन में, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वास सॉल्यूशन है, क्या है, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट जो वो डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन। क्लियर। नाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, तो इसलिए जो है वो केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोला गया है कि इसीलिए इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए जो है वो ऐड करते हैं क्या, तो इसके फिजिकल स्टेट को द गैसियस, लिक्विड, aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notation।
हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो सॉलिड, लिक्विड, एक्वास, ठीक है, ये सारे जो फिजिकल स्टेट्स है उसको जो है वह कैसे नोटेशन के द्वारा जो है नोटेशन के थ्रू कैसे दिया जाता है। तो अगर हमारा गैसियस स्टेट में है कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो हम उसे जी से डिनोट करेंगे। अगर लिक्विड है तो एल से, एक्वास है तो ए क्यू से। एक्वास मीन्स कह सकते हैं जो सांद्र, मीन्स जैसे दही जैसा है, ना ही पूरा सॉल्यूशन हो, ना ही पूरा पानी जैसा हो, ना ही पूरा सॉलिड स्टेट में हो। वो दही हमारा कर्ड देखा होगा आपने ना, तो वैसा उसे कहते हैं एक्वास, ठीक है, उस तरह का जो हो रहा सॉल्यूशन। एंड एस मीन्स सॉलिड respectively. The word aqueous, AQ, is written if the reactants or products is present as a solution in water. ठीक है, aqueous कब लिखा जाता है, जब जो है वो किसी if the reactants और products, अगर reactant या product जो है वो present हो किसमें, एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, तो वाटर में सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्वास, ठीक है। द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स, तो अगर हम फिजिकल जो स्टेट है उसको जानेंगे, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ज़्यादा, ठीक है, तो जो हमारा जो अब जो इक्वेशन बन के आया, जो हमारा 1.9 था, अब जो बन के आया वो क्या है, तो देखिए 3Fe, जो कि हमारा Fe मीन्स आयरन, जो वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, जब रिएक्शन हो रहा था तो, ठीक है, हमारा H2O जो हो गैसियस स्टेट में मीन्स वेपर फॉर्म में, ये हमारा लिक्विड स्टेट में नहीं है वाटर, ओके। ये हमारा प्रोडक्ट बना Fe3O4, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, और साथ में हाइड्रोजन जो हमारा गैसियस फॉर्म में गैस, ठीक है, वो बन रहा है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। नोट दैट द सिंबल G इज used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. ओके, क्या बोला गया यहाँ पर कि जो यहाँ सिंबल G है, ठीक है, जो G सिंबल है वो क्यों यूज़ किया गया, तो जो H2O है मीन्स वाटर जो है वो इंडिकेट किया है कि ये जो वाटर है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में ना होकर क्या है, G गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में, आप जो इसे समझ सकते हैं। क्लियर। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. क्या बोला चाह रहा है यहाँ पर, कहने का मतलब है कि यूजुअली जो है वो फिजिकल स्टेट जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, जब तक कि जो है वो ज़रूरत ना हो, ठीक है, जब तक उसको स्पेसिफाई ना करना हो तब तक हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर। Sometimes the steam conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, क्या है यहाँ पर, ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन कंडीशन जो है जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर हो या फिर कोई कैटलिस्ट हो, कैटलिस्ट कहते हैं जो रिएक्शन को तेज़ या स्लो करने में काम आता है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये सब जो है फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव। देखो अगर हम कोई रिएक्शन है उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रेशर हम उसमें दे रहे हैं, फिर कोई कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट किया जाता है कहाँ, एबव और बिलो, या तो ऊपर या फिर बिलो द एरो इन द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो है वो जहाँ एरो देते हैं, हम जब केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो जहाँ एरो देते हैं वहाँ पर ऐड किया जाता है क्या, तो जब हम कभी कोई भी रिएक्शन अगर करवा रहे तो हम टेम्परेचर ऐड किए, तो वो टेम्परेचर जो है वो हम डिनोट करते हैं किस जगह पर, जो एरो हमारा बनता है उस जगह पर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है CO कार्बन ऑक्साइड, ओके, जो कि गैसियस फॉर्म में, H2 दैट मीन्स हाइड्रोजन जो कि गैस है हमारा, ये दोनों जब रिएक्ट किया तो क्या बना, CH3OH, ठीक है, CH3OH। अब यहाँ देखिए 340 ATM, ATM किसका है, तो ये प्रेशर का होता है यूनिट, तो प्रेशर यहाँ दिया गया है तो वो है 340 ATM। प्रेशर जब दिया गया तब क्या बना, CH3OH। क्लियर। CH3OH मीन्स OH यहाँ लग गया, मीन्स ये अल्कोहलिक ग्रुप है, एक अल्कोहल बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है 6, ये जो 6, 12 जो आप देख रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बैलेंस करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, बैलेंस किया गया इक्वेशन को तो लिखा हुआ है ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, बाकी इसमें इसका और कोई यूज़ नहीं है। अब आते हैं इक्वेशन हमारा क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, ठीक है, इसे दिया गया सनलाइट और क्लोरोफिल, तो बना C6H12O6 प्लस प्लस O2 प्लस H2O। देखिए ये जो इक्वेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन है ये आपका है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन।
फोटोसिंथेसिस, यस सही समझ रहे हैं आप। जो हम पढ़ते हैं पेड़ पौधे, जो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो वही फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट जो है वो सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो अपना खाना तैयार करते हैं, तो वही हमारा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिया जाता है, जो हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, और वाटर जो है वो जड़ से लिया जाता है, पेड़ की जड़ों से, ठीक है, और सनलाइट और क्लोरोफिल तो मिल जाता है बाहरी से, तो बनता क्या है, ये बनता है ग्लूकोज, किस फॉर्म में, C6H12O6 के फॉर्म में, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और साथ में पानी भी रिलीज़ करता है। तो ये जो है इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है, इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस क्वेश्चन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। बोला जा रहा है क्या कि इन स्टेप्स को देखकर आप क्या बैलेंस कर सकते हैं जो गिवन टेक्स्ट दिया गया है, किसमें, इक्वेशन 1.2 क्या था, याद करिए, वही मैग्नीशियम रिबन वाला क्या था, तो Mg+O2, और ये आपका क्या बन रहा था, MgO। अब आप इसे बैलेंस करेंगे क्योंकि आपको बैलेंस करना आ चुका है। कैसे करते हैं, तो देखिए मैग्नीशियम का आइटम कितना है, यहाँ सिंगल है, 1 है, तो इधर भी देखिए प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है। क्लियर? ऑक्सीजन के आइटम्स कितने हैं, 2 हैं यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसमें, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, सिर्फ 1। तो क्या करेंगे हम, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो चुका। अब बच गया मैग्नीशियम में चेंजेस आया क्या, कि अब प्रोडक्ट भी 2 मैग्नीशियम प्रोडक्ट में भी हो गया है, 2 आइटम्स हो गए हैं, लेकिन रिएक्टेंट्स में एक ही है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आप कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। मैग्नीशियम के 2 आइटम्स हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। मीन्स हमारा जो इक्वेशन है वो एकदम बैलेंस हो चुका है और परफेक्ट बैलेंस हुआ है। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों क्लीन करते हैं मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले, क्योंकि जो है इसलिए हम उसे क्लीन करते हैं। सैंड पेपर से हमने क्लीन किया था एक्टिविटी 1.2, याद करिए, 1.1 सॉरी, ठीक है, उसे हमने जो है वो सैंड पेपर से क्लीन किया था। क्यों किया था, ताकि उसका जो कंबसन है वो अच्छे से हो सके। अच्छा, कंबसन अच्छे से क्यों होगा क्लीन करने के बाद, क्योंकि क्लीन करने के पहले तक वो क्या है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके क्या बना लेता था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो इसलिए हम उसे जो है वो सैंड पेपर से रब करके उससे मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर लेते हैं, ताकि उसका कंबशन अच्छे से हो, उस पर जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो हट जाए। क्लियर है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? चलो अच्छा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है सारे रिएक्शंस के लिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन रहा है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन मीन्स क्या हुआ, H2 प्लस क्लोरीन है Cl2, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो है वो 2 है, पर यहाँ तो हाइड्रोजन सिंगल है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरीके से हम जो है इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए पहले आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम जो है उसे आप बैलेंस करके दिखाएंगे। ठीक है, बैलेंस करना बहुत इजी है, नॉट सो टफ, आप कर सकते हो आराम से। पहले आप ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद जो है वो हम ज़रूर बताएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स
फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, इसमें भी आपको बैलेंस करके ही लिखना है, पर इसमें आपको जो है वो फिजिकल स्टेट का सिंबल भी दिखाना है, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है, मीन्स BaCl2 जो बेरियम क्लोराइड हुआ इसका सॉल्यूशन है, मीन्स ये क्या हुआ, ये आपका लिक्विड स्टेट में है, तो ये हमारा हो जाएगा L। समझ रहे हैं कैसे करना है। फिर प्लस आपका है क्या, सोडियम सल्फेट NaSO4, ये हमारा क्या है, इन वाटर में है, ठीक है, मतलब ये एक्वास होगा, ये सॉल्यूशन नहीं, ये वाटर में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा AQ, ठीक है। और क्या मिल रहा है, तो इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्यूबल BaSO4, ये भी एक्वा हो जाएगा, एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सॉल्यूशन है, मतलब ये लिक्विड में हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे करके बनाएंगे, पहले आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर हम ज़रूर करेंगे। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।